हम लोग एडमिशन के कुछ पॉइंट्स जो बच गए थे एपिसोड नंबर फर्स्ट में। देखो ये एविडेंस एक्ट का ना सीरीज चल रहा है। आप लोगों को मैं लगातार मैराथन क्लास ले रहा हूँ इंडियन पिनल कोड का। नहीं पता है तो जानकारी ले लो। इंडियन पिनल कोड का जो मैराथन क्लास हो रहा है लगातार कंटिन्यूसली हो रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ लॉ इज़ लाइफ। और टाइमिंग याद रखो, इस मैराथन सेशन का जो इंडियन पैनल कोड पे हो रहा है उसका जो टाइमिंग है वो है रात के 9 बजे। रात के 9 बजे होता है, याद रखना। और दूसरी ओर हम अनअकैडमी पे लगातार आ रहे हैं और अनअकैडमी पे लगातार आके आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैराथन क्लास ले रहे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विथ रिलेवेंट केसेस, मेंस, प्री, इंटरव्यू, तीनों के एस्पेक्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिस्ड आउट मत करना। टाइमिंग याद रखो, इंडियन पेनल कोड का जो टाइमिंग है मैराथन का वो है रात के 9 बजे यूट्यूब चैनल लॉ इज़ लाइफ पे। और वहीं दूसरी ओर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो टाइमिंग है मैराथन क्लास का वो है सुबह 10 बजे, प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो। अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक आपको वीडियो के सबसे ऊपर में दिखेगा, उस पर क्लिक करना। आपसे कोड मांगेगा, आपको फ्री एक्सेस चाहिए, फ्री क्लास आप अटेंड करना चाहते हो मेरा स्पेशल, तो आपसे कोड मांगेगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे क्लास तक पहुंचोगे तो आप कोड अप्लाई करोगे लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट, माफ करना, इंडियन एविडेंस एक्ट को वीडियो के माध्यम से लगातार अपलोड वीडियो कर ही रहा हूं। तो हम लोग 17 को आज डिस्कस कर रहे थे, तो 17 के कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी कल डिस्कस किए, जैसे मीनिंग क्या होता है एडमिशन का एसेंशियल्स क्या है, कितने प्रकार का होता है एडमिशंस। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट, एडमिशन क्यों एडमिसिबल है एज एन एविडेंस, ये जो पॉइंट्स थे हम लोगों ने पहले एपिसोड में ही एडमिशन का डिस्कस कर लिया। अब जो पॉइंट्स बच गया है और जो प्रोविजंस बच गया है एडमिशंस का वो हम लोग आज इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। हेलो एवरीवन, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, डायरेक्ट मैसेज। मेरा इंस्टा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम जुडिशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम लोग अब शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 4 से, और बातों को सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, समझाते हुए बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। चौथा नंबर पॉइंट कहता है एडमिशन एज अ कंडक्ट। आप लोगों को अभी तक इतना ही पता चल रहा था कि एडमिशन जो होता है वो स्टेटमेंट ही एडमिशन बन सकता है। अगर हम आपसे पूछें कि एडमिशन क्या स्टेटमेंट से उत्पन्न होता है, आप बोलोगे जी हाँ सर, स्टेटमेंट ही एडमिशन होता है अगर वो सजेस्ट करे इन्फरेंसेस एज टू फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। आप 17 को देखोगे तो क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट हुआ या कोई डॉक्यूमेंट में कंटेंट बात या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंटेंट बातें, अगर वो सजेस्ट करे इन्फरेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, अगर उन व्यक्तियों के द्वारा उन सर्कमस्टांसेस में दिया गया है तो जिसका जिक्र इंडियन एविडेंस एक्ट में किया गया है 18 से 20 पर्सन्स के लिए और 18 से 30 सर्कमस्टांसेस के लिए आपको देखना होता है, तो वो स्टेटमेंट हो जाता है एडमिशन। लेकिन हम आपसे ये पूछें अगर कि क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कंडक्ट एडमिशन का रूप ले ले, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बड़े ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कंडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं एडमिशन के तौर पे, एडमिशन के एविडेंस के तौर पे। जैसे देखो एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति है और देखो इसका संबंध कैसे हम जोड़ देंगे 8 के साथ। तो ये बड़े ध्यान से देखो क्योंकि कंडक्ट का एविडेंस देते हो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो सेक्शन 8 के साथ भी गहरा संबंध है, ये समझना। एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। अब देखो ए नाम का व्यक्ति बी से 10,000 रुपये कर्ज लिया हुआ है। कितना? ए नाम का व्यक्ति बी से कर्ज लिया हुआ है 10,000 रुपये। अब देखो, लेकिन ए नाम का व्यक्ति ने बी को 10,000 रुपये वापस नहीं किया है। एक दिन क्या होता है, ए सी के पास जाता है, सी के पास जाता है ए और बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आई नीड 5,000 रुपीज़, क्या तुम मुझे दोगे? ये बात ए सी को कह रहा है
और सी को जब ए कह रहा है तो उस वक्त वहाँ पे डी भी मौजूद है, उस वक्त वहाँ पे डी भी उपस्थित है। और डी को जानकारी पहले से है कि ए बी नाम के व्यक्ति से भी 10,000 रुपया लिया और उसने अभी तक बी के 10,000 रुपये को वापस नहीं किया है। ये बात डी जानता है। तो डी क्या कहता है सी को, क्योंकि सी से 5,000 रुपया ए ने मांगा डी के उपस्थिति में ही, तो डी सी को समझा रहा है कि बाबू तुम ए पे विश्वास मत करो, तुम ए को 5,000 रुपया मत दो, क्योंकि अगर दोगे तो डूब जाएगा, क्योंकि ए ने बी से भी 10,000 रुपया लिया है और उसने उसके 10,000 रुपया को वापस नहीं किया। अब इस बात पे बी के इस टिप्पणी पे ए कुछ भी नहीं बोलता है, वहां से सीधा सीधी लौट जाता है। ए वहां से सीधा सीधी मूव कर जाता है, वापस हो जाता है बिना कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हुए। अब देखो दो बात, ये जब बिना कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हुए डी के बातों का वो वापस लौट रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो डी के बातों को मान रहा है। डी जो कह रहा है ये बात कि उसने बी से 10,000 रुपया लेके वापस नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो बिना कुछ बोले ए वापस हो रहा है, तो वो एडमिट कर रहा है इस बात को कि हाँ हमने बी से 10,000 रुपया लिया था और बी को 10,000 रुपया नहीं चुकाया। तो अब यहाँ समझना, यहाँ पे एडमिशन क्या है, तो इसका मूव कर जाना बिना कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हुए, बिना कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हुए एक का मूव कर जाना, तो वो कंडक्ट जो किया उसका जो बिना ऑब्जेक्शन रेज किए हुए जो मूव कर गया वापस लौट गया, उसका कंडक्ट माना गया एडमिशन, एडमिशन माना गया कंडक्ट, उसका मूव करना दैट इज। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो बात आप सेक्शन 8 में भी बताए थे। जी हाँ, सेक्शन 8 में भी आपको बोले थे। ये सेक्शन 8 में आपको हम कब बोले थे बता देते हैं। सेक्शन 8 में जनरल रूल कहता है कि आप प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का एविडेंस देते हो, करेक्ट। लेकिन उसके बाद सवाल फिर सेक्शन 8 में उठता है ना कि क्या स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा एज अ कंडक्ट एविडेंस। तो वहां हम आपको बताए थे दो अपवाद में एक अपवाद था कि अगर स्टेटमेंट से कंडक्ट प्रभावित हो, अगर स्टेटमेंट से कंडक्ट प्रभावित हो तो हम उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल एज अ कंडक्ट एविडेंस कर सकते हैं। तो अब यहां डी का स्टेटमेंट कि सी तुम ए पे बिलीव मत करो क्योंकि उसने बी से भी 10,000 रुपया लिया वापस नहीं किया है, तो डी का स्टेटमेंट ए के कंडक्ट को प्रभावित कर रहा है। तो अब देखो यहां पे सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ये डी का स्टेटमेंट ना, ये डी का स्टेटमेंट कंडक्ट के तौर पे यूज होगा। बात समझ में आ गया। तो डी का स्टेटमेंट सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कंडक्ट के तौर पे यूज होगा, लेकिन ए का मूव कर जाना बिना कोई ऑब्जेक्शन रेज किए हुए ये इसका कंडक्ट एज एन एडमिशन यूज होगा। बात समझ में आ गया कि कैसे एडमिशन रिलेवेंट होता है कंडक्ट के तौर पे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताना, आपको समझना बहुत जरूरी है कि बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा पॉइंट छूट ना जाए। इस तरीके से लॉ को पढ़ो कि लॉ को पढ़ते हुए ऐसा गढ़ लेना अपने मस्तिष्क में कि कहाँ से किधर से पूछेगा सवाल मुझसे। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि इंटरव्यू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है आपके जज का सिलेक्शन का। क्योंकि देखोगे तो आप जब मेंस दे के जा रहे हो, आप मेंस कंप्लीट करके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नो डाउट आपके पास नॉलेज लॉ का है, लेकिन क्या बेसिक नॉलेज भी है? क्या कंप्लीट नॉलेज पार्टिकुलर पॉइंट पे टॉपिक पे है? क्योंकि आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लेगा घुमा के और आप जवाब नहीं दे पाओगे, डेप्थ पे नहीं गए थे, डेप्थ के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं किए थे, तो आप फंसोगे। और सोच के देखो कि 2-3 सवालों के ऐसे सवालों के जवाब आप ना दे सको और आपका सिलेक्शन ना हो पाए तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अपने अनअकैडमी सेशन में भी कहते हैं लाइव में, और यूट्यूब के लाइव सेशन में भी कहते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो में भी कह रहे हैं आप लोगों को, डेप्थ में जाके पढ़ो इस तरीके से कि दूसरे को पढ़ा सको। इस इंटेंट, इस मेंटालिटी के साथ पढ़ाई करना है आप लोगों को। एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, कहता है कि जो एडमिशन है ना, एडमिशन वन ऑफ द एक्सेप्शन है हियरसे का, अपवाद है, हियरसे एविडेंस का अपवाद है। आपको जनरली पता है ना कि
ओरल एविडेंस होना चाहिए डायरेक्ट, और जो डायरेक्ट नहीं होता है ओरल एविडेंस, उस ओरल एविडेंस को हम कहते हैं हियर से, और हियर से एडमिसिबल नहीं है जनरल रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ अपवाद हैं जब हियर से एविडेंस भी एडमिसिबल हो जाता है, जिसमें से एक अपवाद एडमिशन भी है। तो अब सवाल है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो बात को कि कैसे हियर से का एक्सेप्शन है एडमिशन। देखो यहां पे एग्जाम्पल देते हैं। अब मान लो कि ए है और बी है। अब देखो यहां पे जस्ट अ मिनट, ए है और बी है, ये दो लोग हैं। अब ए ने बी के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट किया, ए ने बी के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट किया कि बी मुझसे 1000 रुपये लेके मुझे वापस नहीं किया। ए ने अपने लोन के रिकवरी के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया बी के खिलाफ, और ए का कहना है कि बी ने मेरे से 1000 रुपया लिया और उसको वापस नहीं किया है, तो मुझे वापस करे। अब बी का क्या कहना है उस सूट में? बी बोल रहा है साफ तौर पे कि मैंने कोई ए से 1000 रुपया नहीं लिया है। जब लिया ही नहीं है कोई लोन के तौर पे 1000 रुपये, तो हम उसको वापस क्या करेंगे? तो साफ तौर पे बी नकार दिया कि उसने कोई लोन नहीं लिया ए से। अब देखो होता क्या है कि बी जो है ना, बी सी के पास जाता है, सी उसका दोस्त है, उससे मिलने गया और वहाँ पे सी को कहानी सुना रहा है। देखो ना, हम वाकई में ए से 1000 रुपया लिए और कोर्ट में जब वो सूट इंस्टीट्यूट किया तो झूठ बोल दिए कि हम उससे कोई 1000 रुपया नहीं लिए हैं। तो अब बी यहाँ सी को क्या बोल रहा है? सी को क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने 1000 रुपया ए से लिया था। सी को ये स्टेटमेंट बी दे रहा है। वाह भाई वाह। अब देखो सवाल ये कि अगर सी को बुलाया गया बिफोर कोर्ट विटनेस के तौर पे इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि क्या वाकई में बी ने ए से 1000 रुपया लिया था, तो सी अगर ये बोले कोर्ट में आके कि बी नाम का व्यक्ति मुझे ये बोला है, बी जो मेरा दोस्त है वो मुझे बोला है कि हमने ए से लिया था 1000 रुपया, तो सवाल क्या है? सवाल है कि बी जो सी है ना, जो सी का स्टेटमेंट है ये क्या है? ये हियर से है। सी का स्टेटमेंट क्या है? ये हियर से है। लेकिन सवाल ये है कि अब यहां पर जो बी नाम का व्यक्ति है वो सी को स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने 1000 रुपया ए से लिया है। अब देखो सी का स्टेटमेंट एडमिशन है, माफ कीजिएगा बी का जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन है। बी का स्टेटमेंट एडमिशन है क्योंकि वो एडमिट कर रहा है फैक्ट को। तो सवाल ये है कि सी नाम का व्यक्ति जो है जिसको वो स्टेटमेंट दे रहा है उसने तो ना लोन लेते हुए देते हुए नहीं देखा है बी को। बी लोन कब ए से लिया इस बात को तो सी ने नहीं देखा, बस वो बी के मुंह से सुना है। जो होते हुए नहीं देखा है उस फैक्ट को, और उस फैक्ट के बारे में भी दूसरे से नॉलेज है, तो सी का स्टेटमेंट हियर से हुआ। और सी अब बताओ एविडेंस देगा कि नहीं देगा इस बात का कि बी एडमिट कर रहा था। तो बी का स्टेटमेंट सी कोर्ट के समझ अगर रखता है तो वो एडमिशन का इस्तेमाल कर रहा है एज एन एविडेंस। और यहाँ देखो तो आपको दिख रहा है कि एक अपवाद के तौर पे भी एडमिशन लागू हो रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। देखो बातों को ना पूरा बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा। अगर आप चाहते हो एक जुडिशियल एस्पायरेंट हो, जज बनना चाहते हो, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए बार बार हम आके बोलते हैं कि अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, क्योंकि अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे अवेलेबल होता है। आपके लिए अनअकैडमी पे बैचेस बनी हुई, बैचेस बनी हुई, स्पेसिफिक स्टेट के लिए बैच बनी हुई है। आप किसी भी बैच के लिए एनरोल करते हो तो आपको सारे बैचेस का फ्री एक्सेस मिलता है, और वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में आपको बैच का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। प्राइसिंग प्लान आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो बहुत ही लो कॉस्ट में। बस करना कुछ नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेना है
अगर आप चाहते हो कंप्लीट प्रिपरेशन करना विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही सबसे ऊपर के सेकंड लिंक में आपको दिख जाएगा लिंक, क्लिक करना है, कोड अप्लाई करना, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड अप्लाई करना, लॉ इज लाइफ। क्या अप्लाई करना कोड? लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, याद रखना ये बात। चलो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। करें तो पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 आपको बताता है ऐसे कौन लोग हैं जिनका एडमिशन रिलेवेंट होता है। सभी लोगों का एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया एडमिशन रिलेवेंट होगा, एडमिसिबल होगा एज एन एविडेंस, जिनका जिक्र 18, 19 और 20 सेक्शन में किया गया है। आइए बारीकी से एक एक करके बातों को समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि पार्टीज टू दी सूट, सूट से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, पार्टीज होंगे, उनका एडमिशन रिलेवेंट होगा। उसके बाद जैसे यहाँ देखो सूट जो इंस्टीट्यूट फॉर रिकवरी ऑफ लोन, तो ए और बी का स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। उसके बाद पार्टीज के जो एजेंट हैं, पार्टी का जो एजेंट होगा उस एजेंट का भी एडमिशन रिलेवेंट होगा, पार्टी का अगेंस्ट रिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि एक मैक्सिम है जो आप लोग पढ़े होंगे जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, क्यू फेसिट पर फेसिट एलियम पर से, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इस मैक्सिम का मतलब होता है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डीम्ड इन लॉ टू डू इट सेल्फ। इस मैक्सिम का अर्थात हिंदी में मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा है, मतलब हमने किसी को अपॉइंट किया और हमने जिसको अपॉइंट किया वो दूसरा व्यक्ति अगर जो कार्य कर रहा है, कार्य कर वो रहा है, लेकिन माना जाएगा कि वो कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। इसी सिद्धांत पे एजेंट, प्रिंसिपल, मास्टर, सर्वेंट का, एम्प्लॉयड एम्प्लॉय का जो रिलेशन है बेस्ड है। तो एजेंट कुछ भी करेगा, माना जाएगा कि उसके जो पार्टी जिसने अपॉइंट की एजेंट को, वही पार्टी वो कार्य कर रहा है। तो एजेंट के एडमिशंस रिलेवेंट होते हैं पार्टी के अगेंस्ट भी। सी नंबर पॉइंट करता है पर्सन ऑक्यूपाइंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो पर्सन जो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, फॉर एग्जांपल अब यहां मान लो ए और बी के बीच में सूट है, पार्टी का तो स्टेटमेंट रिलेवेंट है, उसका एजेंट का स्टेटमेंट जो है एडमिशन है और एडमिशन रिलेवेंट है। साथ ही साथ अगर ये मर गया, अगर ए मर गया सूट में और उसके जगह पे मान लो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का भी एडमिशन रिलेवेंट होगा। इवन कि अगर मान लो जो एग्जीक्यूटर होंगे, ए ने जिस को अपॉइंट किया एज एन एग्जीक्यूटर असाइनी रिसीवर के तौर पे, ये सारे लोग कौन हैं? ये ए के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन सभी लोगों का एडमिशन रिलेवेंट हो जाता है। उसके बाद डी नंबर में कहता है स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्तियों का भी स्टेटमेंट जो है ना एज एन एडमिशन रिलेवेंट होता है। तो ये तीसरे लोगों में कौन कौन आएगा? सबसे पहला पर्सन हैविंग पिक्यूनरी इंटरेस्ट। पर्सन हैविंग पिक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके सूट हुआ है दर्ज, उस सब्जेक्ट मैटर में भले ही वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति पार्टी ना हो, लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर में उस तीसरे व्यक्ति का है इंटरेस्ट, पिक्यूनरी इंटरेस्ट निहित है। जैसे यहां पे आ जाएगा आपको को ओनर, जिसको हम लोग ज्वाइंट ओनर भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से उस व्यक्ति का भी एडमिशन स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा जिस पर्सन से पार्टी ने इंटरेस्ट ड्राइव्ड किया है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फॉर्मर ओनर। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे तो ए और बी के बीच में सूट दर्ज हुआ, किस बात को लेके है? डिस्प्यूट टेनेंसी राइट को लेके, किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। अब ओनर कहता है कि बी का टेनेंसी राइट नहीं है और टेनेंट कहता है बी उसका है। तो भैया ये जमीन ए के पहले जिस भी मालिक का था, मान लो इस जमीन का मालिक कोई और था, तो वो जो फॉर्मर ओनर था उसका भी स्टेटमेंट, उसका भी एडमिशन रिलेवेंट हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर पॉइंट, क्योंकि उस फॉर्मर ओनर से ही ना आज का जो ओनर है ए, उसने इंटरेस्ट प्राप्त किया है, दैट्स वाई। अब देखो तीसरा नंबर जो है कहता है पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टीज टू द सूट। इसके लिए सेक्शन 20 देखो, रेफरीज
सेक्शन 20 को हम लोग याद रखना, अगर आपसे पूछ लेगा एडमिशन बाय रेफरीज का प्रोविजन कहाँ है, तो सेक्शन 20 में है। इसका इलस्ट्रेशन देखोगे सेक्शन 20 का, तो वहाँ दिया हुआ है कि अगर मान लो दो पार्टी हैं सूट में, ए और बी, और सूट इस बात पे है कि मुद्दा ये है दोनों के बीच में, मान के चलो इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, कि ए से बी पूछ रहा है कि भैया तुम जो हमको ये हॉर्स बेचना चाह रहे हो, ये तुम ये बात बताओ, ये घोड़ा अनसाउंड माइंड का तो नहीं है। ए बोलता है बी को, देखो आपको घोड़ा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सी से पूछ लो। अब देखो सी, माफ़ कीजिए, जो ए है वो क्या किया, वो रेफर कर दिया तीसरे पार्टी को, दैट इज सी को, कि सी से पूछ लो घोड़ा के बारे में, पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अब सी को जो रेफर पार्टी कर दिया, तो सी का कुछ भी स्टेटमेंट होगा, कुछ भी एडमिशन होगा, वो रिलेवेंट होगा इस ए के अगेंस्ट। इज इट क्लियर? ये याद रखना, और इसके लिए सेक्शन 20 देखना होता है। और चौथा जो आ रहा है थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट के केस में, वो है पर्सन जिसका पोजीशन खुद इशू में है या रिलेवेंट है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात सेक्शन 90 इसके लिए देखना होता है। इसमें क्या होता है, देखो ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। एक ए नाम का व्यक्ति और एक बी नाम का व्यक्ति। अब हो क्या रहा है कि ए को अपॉइंट किया गया बी की तरफ से, ए को अपॉइंट किया गया बी के द्वारा कि जितना भी रेंट बकाया है बी का, सभी लोगों से, जिन जिन लोगों से बकाया है, ये काम है ए का कि उन सारे रेंट को कलेक्ट करना है बी के लिए। इसलिए बी ने ए को नियुक्त किया है। अब देखो हुआ क्या, एक दिन जब बी अपना अकाउंट बुक चेक कर रहा है तो देख रहा, अरे सी से तो रेंट ही नहीं वसूला गया है, सी से तो रेंट जो है बकाया, मान लो वो लिया ही नहीं गया है सी से। अब देखो यहाँ पे इस बात पे बी जो है ए से पूछा कि तुमने सी से क्यों नहीं रेंट वसूला, तो ए कहता है जनाब ए कि बी का ना कोई रेंट बकाया ही नहीं है सी से, मतलब कि कोई बी का रेंट सी से है ही नहीं, मतलब सी ने अपना पूरा रेंट बी को दे दिया, ऐसा ए का कहना है, ऐसा ए का कहना है, इसलिए उसने सी से रेंट वसूला ही नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सी अगर ये स्टेटमेंट दे कि मेरा बकाया है, मेरा बी से रेंट बकाया है, मैंने बी को रेंट नहीं दिया है, तो सी का स्टेटमेंट कि मैंने रेंट नहीं दिया है, मेरा रेंट बाकी है बी को देना, तो यहाँ पे सी का ये बात ए के खिलाफ एडमिशन के तौर पे काम करेगा कि नहीं करेगा कि ए झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है। इस बात पे सी का स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट काम करेगा कि वाकई में ए ने अपने ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो एडमिशन है वो किस पार्टी के रिस्पेक्ट में प्रूव्ड हो रहा है, किस पार्टी के अगेंस्ट प्रूव्ड हो रहा है, जिसका पोजीशन खुद इशू में है कि उसने अपने ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज किया है कि नहीं किया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सी के द्वारा दिया गया एडमिशन रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रूव्ड हो रहा है उस पार्टी के रिस्पेक्ट में जिसके खिलाफ साबित किया जा रहा है, जिस पार्टी के अगेंस्ट साबित किया जा रहा है एडमिशन, वो पार्टी दैट इज ए खुद उसका पोजीशन इशू में है कि उसने अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज किया है कि नहीं किया। दैट्स वाई यहाँ पे सी के द्वारा जो एडमिशन है बी को कि मैंने वाकई में बी को कोई रेंट नहीं चुकाया है, वो रिलेवेंट हो जाता है। तो ये हो गया सेक्शन आपको 19। अब देखो, अब कुछ ही सेक्शंस आपका बच गया है एडमिशन को लेकर। जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में सबसे महत्वपूर्ण है, इसका इलस्ट्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 21 का इलस्ट्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए हम इलस्ट्रेशन को ना एक सेपरेट वीडियो के थ्रू हम आपको समझाएंगे। सेक्शन 21 का जो इलस्ट्रेशन दिया गया है हर एक बात बुक का बताएंगे, तो इलस्ट्रेशन को सेपरेट वीडियो के थ्रू बताएंगे, आप निश्चिंत रहो। अभी 21 को आप समझो कि 21 क्या कहता है कि आप जो कोई व्यक्ति जो एडमिशन देता है ना, कोई व्यक्ति अपने स्टेटमेंट को अपने फेवर में कभी भी साबित नहीं कर सकता है।
उसका दिया गया स्टेटमेंट उसके खिलाफ ही साबित होगा, उसके या उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ ही। कोई भी व्यक्ति का स्टेटमेंट उसके फेवर में या उसके रिप्रेजेंटेटिव के फेवर में प्रूव्ड नहीं हो सकता है, उसके अगेंस्ट या उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट ही होगा। ये जनरल रूल सेक्शन 21 कह रहा है, लेकिन 21 में एक्सेप्शन भी है। तो सेक्शन 21 का एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा तीन सिचुएशन है जब पार्टी अपने द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को अपने फेवर में ही प्रूव कर सकता है। अगर उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है एज दैट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1, तब एक व्यक्ति अपने स्टेटमेंट को अपने फेवर में प्रूव कर सकता है। अगर उसका स्टेटमेंट अदरवाइज रिलेवेंट हो, एडमिशन को छोड़ के किसी अन्य तरीके से रिलेवेंट हो सेक्शन 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग, तो अदरवाइज रिलेवेंट है तो स्टेटमेंट फेवर में पार्टी का प्रूव्ड होगा, खुद के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है पार्टी अपने फेवर में। और अगर उसका स्टेटमेंट जो है संबंधित है बॉडीली फीलिंग स्टेट ऑफ माइंड बॉडी से, तो फिर अंडर सेक्शन 14, तो यहाँ पे व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को अपने फेवर में साबित कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 21 के कारण ही आपको एक बात समझ में आता है कि एडमिशन दो प्रकार का भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट, सेल्फ हार्मिंग भी हो सकता है, स्टेटमेंट विरुद्ध भी हो सकता है, और सेल्फ सर्विंग भी हो सकता है, अपने फेवर में भी स्टेटमेंट हो सकता है, साबित किया जा सकता है एडमिशन को। लेकिन वो तीन ही सिचुएशन है, 32 क्लॉज 1 अदरवाइज रिलेवेंट, अदरवाइज दैन एडमिशन रिलेवेंट होना चाहिए स्टेटमेंट, तभी प्रूव होगा अपने फेवर में, या फिर उसका संबंध बॉडली स्टेट ऑफ माइंड बॉडी से हो, दैट इज अंडर सेक्शन 14। अदरवाइज आप इन तीनों सिचुएशन को छोड़ के किसी अन्य सिचुएशन में आप अपने स्टेटमेंट को अपने फेवर में प्रूव नहीं कर सकते हो। तो 21 क्लियर हो गया। उसके बाद 22 में आते हैं, देखो यहाँ पे ही समझा देते हैं। 22 कहता है ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आपसे अगर जनरल रूल पूछेंगे कि जो ओरल एडमिशन होता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिस्पेक्ट में, क्या वो रिलेवेंट होता है? जनरल रूल तो नहीं होता है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। लेकिन कब ओरल एडमिशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिस्पेक्ट में रिलेवेंट हो जाता है, तो इसके लिए दो कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि जो व्यक्ति ओरल एविडेंस देना चाहता है, दैट मीन्स जो ओरल एडमिशन देना चाहता है, वो पार्टी, वो व्यक्ति ऑथराइज्ड होना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिस्पेक्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकता है। मतलब वो जिस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को वो ओरल एडमिशन के थ्रू प्रूव करना चाहता है, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। इसके लिए वो योग्य होना जरूरी है, एक बात। और दूसरा बात कि जिस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिस्पेक्ट में ओरल एडमिशन का एडमिसिबिलिटी का बात किया जा रहा है, उस डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस सवालों के घेरे में होना चाहिए। तभी जाके ये दो कंडीशन जब फुलफिल होगा, तभी ओरल एडमिशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिस्पेक्ट में रिलेवेंट हो जाएगा। और 22A कहता है ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे भी जनरल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आप अगर ओरल एडमिशन देते हो, ओरल एडमिशन होता है अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो भी रिलेवेंट नहीं होता है, जनरल रूल। लेकिन रिलेवेंट कब हो जाता है? जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जेन्युइननेस में सवाल उठा हो, जब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जेन्युइननेस पे सवाल उठा हुआ है बिफोर कोर्ट, तभी जाके इस सिचुएशन में ओरल एडमिशन उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट के रिस्पेक्ट में रिलेवेंट होता है, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ गया? 22A। अब 23 को भी समझ लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों। 23 कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस रिलेवेंट। क्या सिविल केसेस में जो एडमिशन होता है वो रिलेवेंट नहीं होता है? तो देखो पहला नंबर, यहां पे भी दो तरीके समझना। जनरल रूल कह रहा है कि सिविल केसेस में जो एडमिशन होता है वो रिलेवेंट होता है। पहला इसमें कह दिया, जनरल रूल में ही कह दिया कि एडमिशन सिविल केस में होगा, रिलेवेंट होगा। लेकिन अपवाद जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। अपवाद जिसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, वो सिचुएशन क्या है कि अगर मान लो पार्टी ही सहमत हो गया है, दोनों पार्टी आपस में सहमत बना लिया सहमति कि भैया आप एडमिशन का एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, तब सिविल केसेस में एडमिशन जो है रिलेवेंट नहीं होगा। नहीं तो एज ए जनरल रूल अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ एविडेंस देने का,
एग्रीमेंट नहीं हुआ एडमिशन का एविडेंस देने का, तब तो रिलेवेंट है। लेकिन अगर एग्रीमेंट हो गया है कि एडमिशन का एविडेंस नहीं दिया जाना है, तब रिलेवेंट नहीं होगा। तो 23 भी हो गया। तो इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग आपका हो गया खत्म एडमिशन का। हाँ, एक सेक्शन जो बच रहा था वो एट द लास्ट मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि 16 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। देखो सेक्शन 16 जो छूट रहा था, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने का आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 16 प्री के दृष्टिकोण से ही आएगा सवाल। 22, 22A, 23 ये सब प्री के दृष्टिकोण से ही सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, और मेंस के दृष्टिकोण से सवाल होगा ही नहीं। तो 16 भी बता देते हैं। 16 कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। इसमें ना 16 में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जब बात लेटर का पोस्टिंग का आता है, तो अगर मान लो कि कोई लेटर अगर अपने डेड लेटर ऑफिस पे पहुंचा ही नहीं, मान लो कि पोस्ट ऑफिस से लेटर निकला लेकिन वो डेड लेटर ऑफिस में आया ही नहीं, इसका मतलब क्या है? अगर वो वापस नहीं आया है विदाउट अनसर्व्ड, अगर वो वापस नहीं लौटा है, बिना सर्व हुए वो वापस नहीं लौटा है डेड लेटर ऑफिस में, तो माना क्या जाएगा कि जितना भी लेटर निकला है पोस्ट ऑफिस से, वो जिस व्यक्ति के नाम से निकला था उसको पहुंच चुका है। एक बात, अगर वापस नहीं लौटा तो यही माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति को मिल गया जिसके नाम से वो जारी हुआ था। तो जितना भी कार्य कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, माना यही जाता है कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली बात किया गया है पोस्टिंग ऑफ लेटर के रिस्पेक्ट में, ये याद रखना बस। सेक्शन 16 में इतना ही बात आपको याद रखना है। तो कुछ प्रोविजंस जो कुछ पॉइंट्स जो बच गए हैं, पॉइंट्स मीन्स टू से इलस्ट्रेशंस जो बच गए हैं सेक्शन 21 का, उस इलस्ट्रेशन को भी हम समझाना चाहते हैं। तो इलस्ट्रेशन को मैं आपको सेपरेट वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा। उसके पहले आप पूरा होल प्रोविजंस एडमिशन का समझ लो, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद इलस्ट्रेशन जब समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो इसी के साथ करते हैं हम आपको आज का सेशन को कंप्लीट। आई होप कि आपको आज का सेशन भी बहुत मजा आया होगा। बातें तोड़ तोड़ के हमने आपको समझाई, समझ आई होगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो जब पसंद आए ना, तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।